गुड मॉर्निंग। कल हमने लहासा की ओर पाठ पढ़कर ख़त्म किया था। अभी हम लोग उसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्नोत्तर जो है आपने देखा होगा, अभी हम लोग उसको निकाल लेता हूँ मैं। उससे पहले एक बात थी कि जो वीडियो आप जब देखते हैं तो उसके कमेंट में आप अपनी उपस्थिति बताएंगे। भले वो लाइव नहीं चल रहा होता है, लेकिन कमेंट में आप अपनी उपस्थिति देंगे कि किस किस ने देखा उस समय, क्योंकि देखना आपको उसी टाइम पर है, बाद में फिर दिक्कत होती है देखने में। तो आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे जो चल रहा था और आप उसमें लिखेंगे अपनी उपस्थिति। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा में भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? जब ये लोग भिखमंगे के वेश में जा रहे थे तब इनको वहाँ ठहरने के लिए बढ़िया जगह मिल गई। उसके दो कारण थे। एक कि उस समय के लोगों की जो मनोवृत्ति थी, उस समय जो उस समाज में जो चलन था, उसमें अपरिचितों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लोग अपने होशो हवास में रहते थे, अपने परिचितों को सम्मान देते थे और अपरिचितों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार था उनका। दूसरा कारण था कि इनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, तो उसकी पहचान हर जगह थी। उस गांव में भी उसके यजमान थे, तो इसलिए इनको भिखारियों के वेश में रहने के बावजूद अच्छा जगह मिल गया रहने के लिए। उसी गांव में जब 5 साल बाद वो लोग भद्र पुरुषों के वेश में, मतलब अच्छा कपड़ा पहन कर आए, अच्छे घोड़ा वोड़ा पर चढ़ के आए, तब उनको जगह नहीं मिली रहने के लिए और एक खराब जगह पर उनको रहना पड़ा, एक झोपड़ी में रहना पड़ा, सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। तो इसका कारण ये था, वह यह रहा होगा कि उस समय तक, जैसे उसमें चर्चा है कि लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव हो गया था, लोग नशा वगैरह करने लगे थे, तो लोग इन मूल्यों से ऊपर उठ गए थे, या इन मूल्यों को लोग छोड़ चुके थे कि हमें अतिथियों का कैसे सत्कार करना है, या उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे नशा के कारण। लोग छंग पीकर, छंग एक तरल होता है जो भांग वगैरह जैसा ही कुछ होता है, तो उसको पीकर लोग होशो हवास खोकर वहाँ पड़े रहते थे शाम के समय। तो ये आए तो इनको किसी ने महत्व ही नहीं दिया, किसी को वैसी ज़रूरत नहीं लगी या नशे के कारण नहीं दिया। तो इन लोगों को अंत में उस गांव में जो सबसे गरीब आदमी था, वो ज़रूरतमंद ज़्यादा रहा होगा, तो उसने इनको अपने झोपड़े में ठहराया। तो इसका कारण यही था, एक तो मनोवृत्ति में बदलाव, वो बदलाव का कारण कुछ प्रगति रहा हो, कुछ नशा का सेवन करने लगे थे लोग, इसलिए ऐसा बदलाव हुआ हो। तो कुल मिलाकर लोगों की मनोवृत्ति उस 5 साल में बदल चुकी थी और उनकी ज़रूरतें भी बदल चुकी होंगी, या नशे के कारण उनको अपनी ज़रूरतें नहीं महसूस हो रही थी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण था, जाने के समय उनको अच्छा इसलिए मिला क्योंकि उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, उसके बहुत सारे यजमान उस गांव में थे, और लोग भी अपरिचितों के साथ तक बहुत भेदभाव नहीं करते थे, जैसी चर्चा इसमें है, इसलिए इनको अच्छा जगह मिल गया। मुख्य कारण सुमति का होना था, बौद्ध भिक्षु का। वापसी में जब 5 साल बाद ये लोग आ रहे थे, तब तक वहाँ के लोग नशे के आदी हो चुके थे। ज़्यादातर लोग नशा पीकर, छंग पीकर अपने होशो हवास में नहीं रहते थे शाम के समय। तो इन लोगों को किसी ने महत्व दिया नहीं, तो इन्होंने एक सबसे ज़रूरतमंद को ढूंढा, जो गांव का सबसे गरीब आदमी रहा होगा, और उसके झोपड़े में इनको रुकना पड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस समय
कि तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को जो भय होता था वह इस बात का होता था सबसे ज़्यादा कि जो डाकू लुटेरे वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि पहले छुपकर कहीं से यात्रियों को मार देते थे, फिर देखते थे कि इनके पास कोई माल असबाब है कि नहीं, कोई धन संपत्ति है कि नहीं जो लूटा जा सके। ऐसा वे क्यों करते थे? वह ऐसा इसलिए करते थे कि वहाँ हथियार का कानून नहीं था, तो आम जनता भी हथियार लेकर चलती थी। ऐसे में डाकुओं को डर होता था कि अगर हम इनको नहीं पहले मारेंगे और लूटने जाएंगे तो ये हमें मार देंगे, इसलिए वो लोग छुपकर कहीं से भी गोली चला देते थे, मार देते थे। तो यात्रियों के लिए ये एक खतरा था, उनके पास हथियार है नहीं है, संपत्ति है नहीं है, अगर वो जा रहे हैं तो हो सकता है कोई डाकू उनको छुपकर गोली मार दे, ये भय बना रहता था हथियारों का कानून नहीं रहने के कारण। तो मतलब कुल मिलाकर हत्या का भय बना रहता था, लूटमार तो उसके बाद की बात थी। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? यह प्रसंग हमने पढ़ा था कल ही कि लेखक का जो घोड़ा था वह धीमी गति से चल रहा था और लेखक रास्ता भी भटक गया। इसको आप विस्तार से भी कर सकते हैं कि लेखक का घोड़ा पहले साथ चल रहा था, फिर धीरे धीरे वह पिछड़ने लगा। लेखक ने सोचा कि यह थक गया होगा, इसलिए उसको मारा पीटा नहीं आगे बढ़ाने के लिए। बीच में एक जगह दोराहा मिला जहाँ से लेखक गलत रास्ते में लगभग 1.5 मील चले गए। एक तो घोड़ा धीरे चल रहा था, ऊपर से 1.5 मील भटक गए, तो फिर 1.5 मील वापस आए, 3 मील ये हो गया। तो इस कारण वह, लेकिन इसमें मुख्य कारण जो था वह घोड़े का धीमा चलना था। यहाँ प्रश्न है किस कारण से पिछड़ गए? तो घोड़े के धीमे चलने के कारण और रास्ता भटकने के कारण लेखक पिछड़ गए। हालांकि घोड़ा धीमा हुआ तभी वो पिछड़े और तभी रास्ता भी भटके, नहीं तो रास्ता भी नहीं भटकते। तो मुख्य कारण यही था कि घोड़ा उनका धीमा चल रहा। चौथा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहली बार जब उन्होंने रोका सुमति को, तो उस समय उनके पास कोई काम नहीं था और उन्होंने सोचा कि यह यजमानों के पास जाएगा तो 2-3 दिन लगा देगा या 1 हफ्ता भी लगा सकता है, तब तक मैं बैठ के क्या करूँगा। इसलिए उन्होंने उसको रोका और बोला कि उसके बदले मैं तुमको पैसे दे दूँगा। लेकिन जब दूसरी बार शेखर विहार के मठ में जब वो लोग रुके, तब उन्होंने सुमति को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहाँ लेखक के पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें थी, उनके पसंद की किताबें थी जिनको लेखक पढ़ना चाहते थे। तो वह चाहते थे कि सुमति कुछ दिन अपना समय इधर उधर बिताएं ताकि उनको वो किताबें पढ़ने का समय मिल सके, इसलिए वह नहीं, उन्होंने इसीलिए नहीं रोका या रोकने का प्रयास नहीं किया। जो हस्तलिखित किताबें मिली थी, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? 5वां प्रश्न, लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो सबसे पहले शुरुआत में जो भारतीयों को मुख्य रास्ते से जाने की अनुमति नहीं थी, तो इन लोगों को नेपाल के रास्ते जाना पड़ा तिब्बत के, जो कि बड़ा ही दुरूह और खतरनाक रास्ता था। दुरूह का मतलब मुश्किल रास्ता था। तो इनको क्या करना पड़ा? पहले तो भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा। लेखक एक ठीक ठाक परिवार के थे, संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन इनको भिखमंगे के रूप में जाना पड़ा। ठीक है। उसके बाद इनको और भी रास्ते में जो दिक्कतें आई कि इनको धूप में चलना पड़ा, सामान, भारी सामान अपने पीठ पर ढोना पड़ा, घोड़े पर चढ़े तो घोड़ा धीमा मिल गया तो रास्ते में साथियों से पिछड़ गए, इसमें पूरा दिन उनका उसी में लग गया। कई खतरनाक सुनसान जगहों को पार करना पड़ा जहाँ डाकू वगैरह होते थे।
कई जगह इनको डाकुओं से इनका सामना हुआ, वहाँ भिखारी की तरह व्यवहार करना पड़ा अपना जान बचाने के लिए। यही सब बातें इसमें आपको लिखनी है, अपने शब्दों में लिखना है, मेरे शब्दों में। इसीलिए मैं गोल गोल करके बोलता हूँ, नहीं तो आप बार बार सुन के उसको उतार लेंगे। इसलिए मैं घुमा फिरा कर बोलता हूँ कि आप उसको अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आसानी प्रश्न है ये भी कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय के तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात की कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों के घर में आने जाने में कोई रोक नहीं था। किसी तरह का लोग अविश्वास नहीं करते थे। हाँ, अगर कोई बहुत ही निम्न दर्जे का भिखमंगा जैसा दिखे तो उसके साथ थोड़ा सा सावधान रहते थे। उसके बाद उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून नहीं था, जिसके चलते यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती थी कई बार। तो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जमीन की जो व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था थी खेतीबाड़ी की, उसका अधिकांशतः हिस्सा बौद्ध मठों के हाथ में था और खेती बौद्ध मठ ही करवाते थे। ये चीज़ें उस समय के समाज की व्यवस्था ऐसी थी। मतलब आपको छुआछूत नहीं था, स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी से लेके, और हथियार का कानून नहीं था। इसके चलते यात्रियों को परेशानी होती थी। और वहाँ जमीन की जो व्यवस्था थी वह बौद्ध मठों के हाथ में अधिकांशतः थी। जागीरदारी व्यवस्था थी जिसमें मठ ही खेती वगैरह करवाते थे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य इसका अर्थ बताता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, शेल्फ के भीतर चला गया, चारों ओर पुस्तकें हैं। समझ सकते हैं आप, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, मग्न हो गया। अब है रचना और अभिव्यक्ति। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इससे पता चलता है कि सुमति एक व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति थे। वह लोगों को आसानी से मित्र बनाते थे या अपने विश्वास में ले लेते थे। उनका व्यवहार ऐसा था कि लोग उन पर विश्वास करते थे, उनका सम्मान करते थे। एक पुरोहित के रूप में, एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में। तो उनके व्यवहार की व्यक्तित्व की जो विशेषता थी वह यह थी कि वह एक व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति थे। इसी कारण उन्होंने अपना एक बड़ा क्षेत्र बना रखा था जहाँ वह बोध गया के गंडे वगैरह बांटते थे, प्रसाद बांटते थे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है या अनुचित, अपने विचार व्यक्त करें। इस पर मैंने पहले भी बात किया है, किसमें, बाल गोविंद भगत में। तो वही बात यहाँ भी है कि मनुष्य का जो भेष होता है उसके आधार पर हम उसको पहचाने या उसके व्यवहार के आधार पर पहचाने। यहाँ जो बात कही गई उसमें लेखक यह कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग भेष का मतलब हुआ मेरी जो वेशभूषा, कपड़ा लत्ता पहनने का तरीका, बाल दाढ़ी, जो भी शरीर का जो बाहरी आवरण है उसको किस तरह से हम प्रदर्शित कर पाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं, उसके आधार पर लोगों की परख होती है। लोग यह उसी आधार पर तय करते हैं कि यह आदमी संपन्न है, सज्जन है, संस्कारी है, या उचक्का है, चोर है, डाकू है, भिखारी है, जो भी है वो वेशभूषे के आधार पर ज़्यादातर लोग करते ही हैं, अभी भी करते हैं।
आप किसी को देखते हैं एक अच्छे वेश में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में जो उसका इम्प्रेशन होता है, शुरुआती जो प्रभाव होता है वह अच्छा होता है। उसके बाद आप उससे बातचीत करते हैं तब जानते हैं कि यह अच्छा है कि बुरा है, या इसमें गुण है या अवगुण है। तो यह एक सामान्य बात है। तो लेखक कह रहे हैं कि यह अनुचित है या उचित है, यह आपको अपने शब्दों में बताना है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार, तो सामान्यतः उसकी वेशभूषा से ही हम इस बात को परखते हैं कि यह व्यक्ति किस स्तर का हो सकता है। यह एक संस्कारी आदमी है या लापरवाह आदमी है या लफंगा है। तो ये चीज़ें हम अक्सर खास तौर से पहली मुलाकात में तो हम लोग ये देखकर ही उसको या तो भाव देते हैं या फिर उसको धुतकार देते हैं, उससे बात ही नहीं करना चाहते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह उचित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे वेश में बहुत भारी ठग आपसे मिले, उसने अपना भेष इसीलिए बनाया हो कि वह इस कमजोरी को, मनुष्यों की इस कमजोरी को जानता है कि लोग अच्छा वेश देखकर प्रभावित होते हैं और वह आपका कुछ बुरा करना चाहता है। ऐसा अनेक बार होता है, हमेशा नहीं होता है। हमेशा होता तब तो कोई बढ़िया कपड़ा पहनता नहीं, सब लोग खराब कपड़े पहन के अपने आप को शरीफ दिखाते। तो ऐसा लेकिन कई बार होता है कि लोग अच्छा वेश धारण करके ठगी करते हैं या गलत कोई भी अपनी जो उनका मंतव्य होता है उसको पूरा करना चाहते हैं, किसी काम को निकालना चाहते हैं। तो यह इसलिए पूरी तरह उचित नहीं है। हमें सिर्फ वेशभूषा देखकर किसी को यह तय नहीं करना चाहिए किसी के बारे में कि उसका व्यवहार, उसका चरित्र कैसा है। हमें उसके आंतरिक चरित्र को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर के हम सही व्यक्ति को पहचान पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लेखक एक संपन्न परिवार के सदस्य थे या खुद संपन्न थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन परिस्थितिवश वह भिखमंगे के वेश में जा रहे थे। अब ऐसे में अगर उनको लोग अपमानित कर दें तो ये तो गलत हो जाता। उनका आंतरिक चरित्र तो बहुत अच्छा था, तो अपमानित करने लायक नहीं था, लेकिन उनका वेश देखकर अगर उनको धुतकार दिया जाता तो वो बड़ी दिक्कत में आ जाते। तो लोगों में परखने की क्षमता होती है, लोग बातचीत करते ही समझने लगते हैं कि आदमी सभ्य है, भद्र व्यक्ति है। यह गुण लोगों में है, यह गुण भी है। इस कारण से लेखक को ऐसा कुछ नहीं सहना पड़ा। तो मेरे विचार से वेशभूषा पर ही सिर्फ यह तय करना कि कैसा व्यक्ति है यह अनुचित है। हमें वेशभूषा को थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, किंतु ज़्यादा महत्व आदमी के आंतरिक चरित्र को देना चाहिए, उसके बाद व्यवहार को देना चाहिए। उसके आधार पर हमें तय करना चाहिए कि यह व्यक्ति कैसा है। और यह कैसा हमारे साथ व्यवहार कर सकता है। चूँकि प्रश्न में यह है, हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आचार व्यवहार मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। तो यह चीज़ें हम उनसे बातचीत करके, उनके साथ कुछ समय बिताकर ही सही तरह से जान सकते हैं, पक्के तरह से जान सकते हैं। नहीं तो हम बुरी तरह ठगे जा सकते हैं अगर सिर्फ वेशभूषा पर रहेंगे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य से या शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत की जो भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में आपने पढ़ा कि वहाँ एक तरफ एक तो रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा दूर रास्ता है, पहाड़ी और जंगलों से भरा हुआ। उसके बाद बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा, वहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है। वहाँ एक तरफ हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ दिखाई देती है जो बर्फ़ से ढकी है, दूसरी तरफ कम बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखाई देती है। और वो जो डांडे का एरिया है वह बिना बर्फ़ के है, लेकिन वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब मिलाकर हुआ वहाँ की भौगोलिक स्थिति। और आपके यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आप एक मैदानी क्षेत्र में रहते हैं या प्लेन एरिया है,
तो इससे आप तुलना कर दीजिए कि आपके यहाँ उसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं है और है तो क्या है। इसको आपको बताना है कि आपके यहाँ समतल ज़मीन है, समतल खेत है, पहाड़ कहीं दिखाई नहीं देते हैं, नदी है, यहाँ बरसात के मौसम में या और मौसम के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ ठंड पड़ती है लेकिन उतना नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात भी होती है। उसके बाद हरियाली तो यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा यहाँ है, वहाँ ठंड वाले जगहों पर हरियाली कम होती है। तो आप उसको एक बार पाठ को पढ़ के इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस उत्तर को क्या लिखना है ये मैंने बता दिया आपको। अपनी स्थिति, आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ नहीं है, यहाँ ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ की धूप उस तरह की तेज नहीं होती है, तो यह सब यहाँ की स्थिति है और वहाँ का आपने इसमें देखा ही है लिखा हुआ। ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तिब्बत की बात हो रही है, तो तिब्बत विश्व का छत माना जाता है, बहुत बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। तो वहाँ पहाड़ी पहाड़ है, ऊंचाई ही ऊंचाई है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंड ही ठंड है, रास्ते टेढ़े मेढ़े ऐसे सांप की तरह वाले हैं। हमारे यहाँ सीधा है, मुजफ्फरपुर से बरौनी तक एकदम सीधा, कहीं नहीं मुड़ना है। वहाँ इतना दूर में हज़ारों बार आपको ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा इतनी दूरी के लिए। तो यही सब आपको अंतर बताना है। 12वां प्रश्न, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? आप इसको पूरी तरह से स्वयं करिएगा। आप विधा मतलब जैसे ये यात्रा वृत्तांत है, कोई रेखा चित्र होता है, कोई और भी चीज़ें होती हैं। शायद मैं कुछ 9वीं और 10वीं में मिक्स कर गया पीछे आपको बताते हुए। बाल गोविंद भगत की मैंने चर्चा कर दी थी, वो 10वीं क्लास में। तो आप इसमें कथा, अपना जो भी आपके किताब में जो भी पाठ हैं उनमें देखिएगा किस किस विधा में लिखी गई है, उनकी चर्चा यहाँ आपको करना है। जैसे मेरे बचपन के दिन संस्मरण है और भी है। और यह अलग कैसे है? तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि आप कहीं की यात्रा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, उसके बारे में विस्तार से उसका चित्रण करते हैं, मतलब ऐसे बताते हैं कि सुनने वाले को लगे कि वह आपके साथ घूम रहा है। तो इसी वृत्तांत का मतलब होता है विस्तार से बताना, किसी चीज़ का विस्तृत रूप। तो यात्रा का वर्णन विस्तार से करना, या इस मायने में बाकी पाठों से अलग है। जैसे संस्मरण है तो उसमें कोई याद, किसी समय की कुछ बातें आपने लिख दी, जो आप अपने मेमोरी से लिख रहे हैं, अपनी स्मृति से लिख रहे हैं, तो वो संस्मरण हो गया। इसमें आप कदम कदम की बात लिख रहे हैं। मैं यहाँ से चला तो बगड़ा चौक पर गया, तो वहाँ से बस पकड़ा, वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर गया, वहाँ स्टेशन पर से फिर स्टेशन पर रुका कुछ देर, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर दिल्ली पहुँचा। इस तरह से आप स्टेप वाइज जब आप बताते हैं तो वो हो गया यात्रा वृत्तांत। तो आपको पहले अपने किताब में देखना है कि कौन कौन से पाठ किस विधा में है, उनकी चर्चा करनी है, फिर इसकी जो खूबियाँ हैं वह बतानी है कि यात्रा वृत्तांत यह होता है। इसमें यह किसी यात्रा के अनुभव पर आधारित होता है और इसमें उसका विस्तृत विवरण दिया जाता है। अब जैसे कोई संस्मरण की अगर बात करें, संस्मरण भी मिलता जुलता चीज़ है, लेकिन वह तो संस्मरण में हो सकता है कि आप अपना पूरे दुनिया के बारे में कुछ कुछ बता दें। मैं एक बार अमेरिका गया था तो वहाँ ये अनुभव हुआ, फिर वहाँ से रसिया गया था तो वहाँ ये अनुभव हुआ, फिर 10 साल बाद मैं वहाँ गया था तो ये अनुभव हुआ। तो बड़ा एरिया लेके आदमी चल सकता है उसमें। लेकिन यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, किसी एक यात्रा की बातें की जाती है कि मैं यहाँ से न्यूयॉर्क तक गया तो उसमें क्या क्या दिक्कत है, या यहाँ से कश्मीर गया तो उसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब आप कदम कदम की बातें उसमें बताते हैं। तो यही है। इसके बाद भाषा अध्ययन है, उसको आप करिएगा। फिर हम लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें और करेंगे। आंचलिक शब्द ढूंढ के लिखना है,
किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे। सुबह सवेरे हम गांव में थे। सूर्योदय से पहले हम गांव में पहुंच गए। बहुत सारे तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए। अब जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, इसको अलग अलग तरीके से लिखना है। पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा बढ़ रहा भी है कि नहीं। इस तरह से अलग अलग सोच के आप लोग लिखिएगा। आंचलिक शब्द जो वहाँ के लोकल जो चीज़ें हैं वहाँ की, उनके बारे में जो बातें की गई है वो आंचलिक शब्द हुए। खैर ये आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने पाठ 2 को कर लिया है। अब हम लोग जो कल से करेंगे वो पद्य खंड होगा। तो पद्य खंड में आपका सबसे पहला है कबीर। कबीर का आधा ही पढ़ना है। उसमें जो शब्द वाला पाठ है वो नहीं पढ़ना है, उसको हटा दिया है सिलेबस से बोर्ड में। और उसके बाद है आपका एक और है कोई वाक है शायद दूसरा, देख लेंगे जो भी होगा। 2 गद्य 2 पद्य और 1 कीर्तिका, ये हम लोग एक साथ मतलब लगातार में इसको ख़त्म करेंगे 5 पाठ। उसके बाद व्याकरण के बारे में फिर सोचा जाएगा। तो आज हम लोग यही रखते हैं। किताब वगैरह है स्कूल में सारा उपलब्ध, इसको देख लीजिए। जिसको लेना हो बता दीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी लोग ले जाकर के अपना रेगुलर हो जाए पढ़ाई में। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।